उसमें आप देखिए कि मोदी जी चुनाव से पहले बहुत एक्टिव हो जाया करते थे, दो तो ये तो बिल्कुल सामने आ गए। लेकिन मोदी जी ना तो खुद हिम्मत कर रहे हैं हरियाणा जाने की, दिल्ली के पीछे ही है, और ना हरियाणा से कोई उनको बुला रहा है, इसलिए कि सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। यही हाल जो है वो कश्मीर का है। कश्मीर में तो इनकी बहुत हालत खराब है, और वहां पर जम्मू में भी इनकी हालत खराब है। तो संघ इंतजार कर रहा है। संघ को ये भी पता है कि ये लोग महाराष्ट्र में नहीं जीत सकते, इसलिए कि संघ का सारा नेतृत्व महाराष्ट्र से आता है। तो संघ इंतजार कर रहा है कि इन 3 राज्यों में ये लोग हारें, तो उसके बाद जाकर के मोदी जी से कहा जाए कि भाई बहुत हो चुका, अब आप जाइए। और मोदी जी को भेजने के लिए संघ को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। उन्होंने खुद जो है ये कहा था कि 75 साल में जो है वो लोगों को मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। तो जो उसूल उन्होंने दूसरों के लिए बनाया, वो उसूल जो है वो डेफिनेटली उनके ऊपर भी लागू होगा। तो ये संकेत है कि, और एक सवाल और भी है कि आखिर संघ क्यों चाहता है कि भाजपा से मोदी जी की छुट्टी हो। उसकी कारण ये है कि इन्होंने पिछले 10 सालों में दूसरे पक्षों के लोगों को ले लेकर, संति साधु लोगों को ले लेकर भाजपा को जो है वो कांग्रेस मुक्त युक्त और दूसरे जो है वो पक्षों की पार्टी बना दिया। अब संघ चाहता है कि भाजपा को फिर से संघ युक्त बनाया जाए। तो संघ युक्त बनाने के लिए पार्टी पर नियंत्रण करना जरूरी है। और मोदी जी से जो है वो ये जो अलायंस की सरकार है, लोगों के साथ मिलजुल के चलाने का मामला है, ये उनसे हो नहीं रहा है। इसलिए भी जो है वो संघ चाहता है कि मोदी जी जो है वो चले जाएं। अब देखने वाली बात यह है कि मोदी जी कितनी आसानी से जाते हैं। उनकी भलाई इसमें है कि वो खुद ही ये कह दें कि भाई मेरे 75 साल शुरू होने वाले हैं, तो मैं चला जाता हूं। तो लोग जो है उनकी तारीफ तौसीफ भी करेंगे कि भाई बड़े त्यागी इंसान थे। लेकिन इसकी उम्मीद कम है। मोदी जी जो है वो अपनी कुर्सी को दांत से पकड़ लेंगे, और संघ को जो है वो बड़ी तकलीफों से उसको हटाना पड़ेगा। और उस वक्त जो है वो गालिब का मशहूर शेर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पढ़ेंगे, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो वो जो गालिब के शेर का जो है वो उसका वक्त करीब आ रहा है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द करीब आए, ताकि इस मुसीबत से जो है इस देश को और इस देश की जनता को नजात मिले। धन्यवाद। जी सलीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं कि 12 साल तक केंद्र में और इसके पहले गुजरात में तमाम रक्त रंजित राजनीति करने के बावजूद भी एक छत्र बने हुए हैं। और अभी भी अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि उनको हटाने के लिए संघ हटाएगा, तो ये तो हमारे लिए और निजी संसदीय राजनीति के लिए शर्मनाक बात होगी। जनता उन्हें हटाएगी, जनता उन्हें हटा रही है। इस बार ही हटा दी होती, लेकिन अपने तमाम गंदी हरकतों, तमाम छल छद्म के चलते वो आ गए, इस बार सत्ता में पहुंचे हैं। तो अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़, अपने जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी के पास। जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी, आपकी टिप्पणी। धन्यवाद तिवारी जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की बड़ी चर्चा हुई, जो उन्होंने बुलडोजर एक्शन के ऊपर निर्णय टिप्पणियां जो दी कि, और वो बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी कि किसी के कोई अपराधी होने के बावजूद उसका घर तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने ये भी बोला कि हम भविष्य में एक गाइडलाइन भी बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो, क्योंकि उन्होंने कहा ये राज्य सरकारों का काम नहीं है घर तोड़ना, घर तोड़ना नगर निगम और नगर निकाय का काम है। तो उनके लिए भी हम एक गाइडलाइन बनाएंगे, और 17 तारीख को उन्होंने तारीख दी है। देखिए उसमें क्या आगे बढ़ता है। दूसरी बात, अभी जो है राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा काफ़ी चर्चा में है। और ये सब जो चुनाव हो रहे हैं, पहले उनकी यात्रा 6 दिन की थी, अब उसको कम करके उन्होंने 3 दिन कर दिया है। लेकिन इस 3 दिन में भी काफ़ी हेक्टिक यात्रा है उनकी, बहुत जगह पे इंटरव्यू हो रहे हैं और स्वागत हो रहा है उनका। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार है कमला हैरिस, उनके साथ उनकी मुलाकात होने जा रही है।
तो आने वाले एक भविष्य का संकेत, यानी कि अमेरिकन लोग भी मानते हैं कि भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनको उस नज़रिए से वो लोग देखना शुरू किए हैं और ये इन सब बातों का संकेत है। और आने वाले समय में इन सब मुलाकातों का असर हमको देखने को मिलेगा। मोहन भागवत जी की सलीम जी ने चर्चा की, लेकिन उन्होंने और एक टिप्पणी भी की जो महत्वपूर्ण थी, कि उन्होंने कहा कि मणिपुर की हिंसा नहीं रुक रही है, ये बहुत चिंताजनक बात है। तो आरएसएस को अब मणिपुर नजर आने लग गया है। इतने महीने तक तो आरएसएस को मणिपुर नजर नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है उसके ऊपर जिस तरीके से इस हिंसा का असर होता जा रहा है और सामाजिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं और राष्ट्रीय समस्याओं का रूप लेते जा रही हैं, ये एक उनको नजर आने लगा और ये देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे कि अभी सही बात है कि हर चुनाव में तो मोदी जी सबसे आगे रहते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं और इसमें देश में न रह के वो अभी पूरा विदेश दौरा शुरू किए हैं। यूक्रेन में अपनी और अपने देश की फजीयत तो करा के आ गए, उसके बाद ब्रुनेई और सिंगापुर में यात्रा कर रहे हैं। और जिस किसी मुस्लिम देश की यात्रा करते हैं मोदी जी, देश में तो मुस्लिमों के पीछे पड़ी रहती है भाजपा और आरएसएस, लेकिन मोदी जी जहां जाते हैं वहां पर जाके मस्जिदों में माथा टेकते हैं। ये भी एक लोग बोलते हैं कि देश में तो आप कभी मुस्लिम के पक्ष में मस्जिदों के माथा टेकने नहीं जाते, विदेशों में आप मस्जिदों में माथा टेकते हैं, तो ये आपका एक दोहरा चरित्र है। ये बातें भी सामने आ रही हैं। और एक बात है कि सेबी की चीफ माधवी बुच को जिस तरीके से सेबी के बहुत से अधिकारियों ने भी उनके खिलाफ जो है पत्र लिखा है, और यदि और कोई सरकार होती या उनमें, तो अभी तक जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो गई होती, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये वास्तव में ये हिंडनबर्ग की समस्या नहीं है, ये जो हमारे देश की समस्या है, हमारे देश का जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, उसकी विश्वसनीयता का सवाल है। और आज जिस तरीके से एक सफोकेशन हो रहा है इस व्यवस्था में, ये जो है वो यदि भविष्य में दूर नहीं होगा तो एक हमारे स्वस्थ पूंजीवादी व्यवस्था के लिए भी ये बहुत घातक है। और आरकेजी अस्पताल की घटना के बाद अभी लगातार आंदोलन चल रहा है। इस बीच ममता दीदी ने एक अपराजिता कानून पास किया। कानून अभी बनने में समय है, राज्यपाल जो है भेजेंगे सेंटर में। तो लेकिन कानून बनने के बावजूद, और इधर कानून बन रहा था और उधर पूरे देश में 4-5 घटनाएं ऐसी हो गई जिनको कि आज हम लोग अंदर से, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो है हिल जाता है। अभी जो यूपी में एम्बुलेंस की घटना घटी, कितनी दर्दनाक है। किस तरीके से उनका पति बीमार थे, एम्बुलेंस में थे और ड्राइवर के द्वारा उनकी पत्नी के साथ बलात्कार की कोशिशें की गई। ये एक समाज किस रूप में और किधर जा रहा है, और ये सभी के लिए चिंताजनक है। और इसको सिर्फ कानूनों के वजह से ही रोका जाएगा ऐसी बात नहीं है। इसके लिए एक सामाजिक जागृति बहुत जरूरी है और सभी को, परिवार को और समाज को इसके प्रति जब तक चैतन्य नहीं होंगे तो इस तरीके की घटना जो है भविष्य में भी रुकने का कोई आसार नहीं नजर आ रहे। और इसमें भी बड़ी विचित्र बात है कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ घटना घटती है और लोग जो है इस दृष्टि से देखते हैं कि किसका शासन चल रहा है। इस प्रवृत्ति को खत्म किया जाना चाहिए।
शासन किसी का भी हो, बच्ची तो राष्ट्र की है, समाज की है, और सभी को इसका मुखालफत करना चाहिए। और जिक्र आया, ये एक बड़ी गंभीर बात है कि पिछली बार हमने चर्चा की थी कि ये जो चरखी दादरी में जिस तरीके से एक मुस्लिम मजदूर को गौरक्षकों ने या गौरक्षा के नाम पर जो गुंडे हैं उन्होंने मारा था, और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बड़ा लीपापोती करने की कोशिश की और सीधा सीधा ये ना कहकर कि उनको सख्त कार्रवाई किया जाए, उन्होंने उसको गौ माता और किस किस से जोड़कर ये कहा कि ये भावना का प्रश्न है। आज वो भावना कहाँ पहुंच गई? आज आर्यन मिश्रा जो है वो भी तो गाय को माता मानता है, आज वो भी उसका शिकार हो गया। वो राहत इंदौरी का जो शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, तो वो बात हमको नजर आ रही है। तो इस तरीके की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगना चाहिए। हरियाणा में मोर्चाबंदी करने का प्रयास हो रहा है इस बीच में, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस जो है स्वीप कर जाएगी, तो ये भी ठीक नहीं है, गठबंधन होना जरूरी है वहां पर। बस्तर में अभी पिछले हफ्ते नक्सलियों को मुठभेड़ में 11 नक्सली मारे गए पुलिस मुठभेड़ में, जिसमें इनामी नक्सली थे, महिलाएं भी थी, और ये भी एक घटना है और सोचने वाली घटना है। दूसरी बात, अभी हसदेव के ऊपर काम जारी है, हसदेव अरण्य के ऊपर, और वहां पर संघर्ष भी जारी है। लेकिन दुखद पहलू ये है, छत्तीसगढ़ के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, ये एक बात है। धन्यवाद।